वेलकम। आज हम बात करेंगे इराफ नवाज शरीफ। आज हम इनकी सेकंड टर्म के बारे में बात करेंगे जो 1997 से लेकर 1999 तक थी। अगर आप इनकी पहली और तीसरी टर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को पैदा हुए। इसके अलावा इनका आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे 1997 की इलेक्शन, इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो काफ़ी ज़्यादा अहम है। इसके अलावा इनके आर्मी के साथ ताल्लुकात, एटॉमिक पॉलिसी और कैसे पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। इसके अलावा कैसे मार्शल लॉ लगा, ट्रायल हुआ इनका, और सऊदी अरब की मुदाखलत से इनको एग्जाइल किया गया। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं नवाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ, कारगिल का ये मुकाम है। तो तस्वीर सिविल मिलिट्री रिलेशन काफ़ी अच्छे ज़ाहिर कर रही है, लेकिन बाद में ख़ुद मुशर्रफ ने ही नवाज शरीफ को रिमूव कर दिया पावर से, और बाद में इनका ट्रायल किया और फिर एग्जाइल कर दिया सऊदी अरेबिया में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, इलेक्शन देखते हैं। तो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पीपीपी के दौर में करप्शन पाकिस्तान में रूज पर थी और पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर था, सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री। तो इन्हीं करप्शन का चार्जेस की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से फ़ारूक अहमद लुगारी, जो ख़ुद बेनज़ीर भुट्टो ने उसको नॉमिनेट किया था एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उसी ने पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। इसके बाद 3 फरवरी 1997 को पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन हुए, जिसमें PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने 137 नेशनल असम्बली में सीट्स हासिल की और पाकिस्तान पीपल पार्टीज़ ने 18 सीट्स हासिल की। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है और काफ़ी ज़्यादा सीट्स हासिल की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने। इसके अलावा कोलेशन करके दूसरे पार्टीज़ के साथ अलायंस करके इन्होंने असम्बली में 2/3 मेजोरिटी हासिल कर ली। तो 2/3 मेजोरिटी हासिल करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब आपके पास 2/3 मेजोरिटी होती है तो आप कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी लेजिस्लेशन लेके आ सकते हैं असम्बली में। इसके अलावा नवाज शरीफ का पंजाब पर, सिंध पर, इसके अलावा बलूचिस्तान, KP के चारों सूबों में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसके अलावा इन्होंने 13वीं और 14वीं अमेंडमेंट पास करवाई, ये काफ़ी ज़्यादा अहम है, इसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा 1998 में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। इसके अलावा अक्टूबर 1999 में परवेज़ मुशर्रफ के, जिसको खुद नवाज शरीफ ने 2 सीनियर ऑफिसर को छोड़ के नॉमिनेट किया था एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसी ने इसको एक मिलिट्री कप के ज़रिए आउस्ट कर दिया। इसके बाद इनका ट्रायल किया गया और फिर सऊदी अरेबिया में इन्हें एग्जाइल कर दिया। इसके बाद इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी देखते हैं। तो नवाज शरीफ की इकोनॉमिक पॉलिसी दूसरे टेन्योर में वही थी जो इनकी फर्स्ट टेन्योर में थी। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के बुनियादी असूल फिस्कल कंजर्वेटिज्म, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स एंड रिलीजियस कंजर्वेटिज्म था। फिस्कल कंजर्वेटिज्म का बुनियादी असूल के जिसमें प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाती है, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं वो कम से कम लगाए जाते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी में, मार्केट में जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है वो कम से कम होती है। तो जब कम टैक्सेस लगाए जाते हैं तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि टैक्सेस कम होते हैं, उनके पास इंसेंटिव्स होते हैं, तो इससे इकोनॉमी इंप्रूव करती है। इसके अलावा सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इसका मानना यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट को सिर्फ उसी सूरत में कम किया जा सकता है कि जब प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होगी। ज़ाहिर बात है, जब प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होगी हर बंदा अपनी मर्ज़ी से अपना बिज़नेस कर सकता है, उसको ऑन कर सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करेगा। तो जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसको ज़्यादा लेबर चाहिए होगी, तो जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा रिलीजियस कंजर्वेटिज्म में क्या होता है कि जो रिलीजन के बुनियादी असूल हैं उन्हें पॉलिटिक्स में लागू किया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में शरीयत का निज़ाम नाफुज करने की कोशिश की, तो ये रिलीजियस कंजर्वेटिज्म में आ जाता है कि आप मज़हब से कुछ चीज़ें लें कि उसे पॉलिटिक्स में लागू करें या इस्तेमाल करें। तो ये बुनियादी तौर पर इनकी इकोनॉमी के असूल थे कि जिसमें वेस्टर्न स्टाइल जो कैपिटलिज्म था उसको लागू करने की कोशिश की गई। कि बुनियादी वही बात कि प्राइवेटाइजेशन कि जो 1970s में नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज़ भुट्टो ने शुरू की थी उसको रिवर्स कर दिया और स्टेट ने जितना भी चीज़ें ओन की थी उसको दोबारा फिर से प्राइवेटाइज़ कर दिया। इसके बाद ओपन कराची स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इस पर आप मेरी ग्रेट डिप्रेशन के हवाले से 1930s में जो हुआ था मेरी लेक्चर वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो इन्होंने कराची में इसको ओपन किया। इसके अलावा इनकी जो दूसरी टर्म थी वो इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छी नहीं थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेड एम्बार्गो था पाकिस्तान पर, इकोनॉमिक सैंक्शन थी पाकिस्तान पर UNO की तरफ से। ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम टेस्ट किया तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिक सैंक्शन थी वो पाकिस्तान पर आई। इसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान ने अपना स्पेस प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान का एक एयर स्पेस में जो प्लेन जाता है वो एक रेडी था जाने के लिए, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर ना होने की वजह से वो ना जा सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफ़ी ब्लेम किया नवाज शरीफ को। इसके अलावा इनके दौर में इन्फ्लेशन, डेब्ट, अनएम्प्लॉयमेंट ये अपने रूज पर थी। इसके अलावा नवाज शरीफ के दौर की ये करैक्टरिस्टिक रहा है कि इनके दौर में जो डेब्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बैरूनी कर्जे बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके दूसरे टेन्योर में पाकिस्तान का जो कर्जा था वो 32 बिलियन US डॉलर्स था, जबकि जो रिजर्व्स थे पाकिस्तान के पास वो सिर्फ 1 बिलियन के थे।
तो 1 बिलियन के आपके पास रिजर्व्स हैं, जबकि कर्जा 32 बिलियन का है, तो डिफरेंस आता है -31 बिलियन का। तो ट्रेड डेफिशिएंट आपका -31 बिलियन US डॉलर्स का, तो ये काफ़ी बड़ा बनता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा कर रहा था। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने भी पाकिस्तान को फ़ंड देना बंद कर दिया, जिसकी बुनियादी वजह यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन ही थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1996 में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 4.8% था, 97 में 1.1%, 98 में 2.5, 99 में 3.6। तो आप देख सकते हैं कि यह कुछ खास नहीं था। ओवरऑल तकरीबन ये 3% के हिसाब से बनता है अगर हम एवरेज निकालें, तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। बुनियादी वजह फिर से वही बात मैं करूँगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जब पाकिस्तान ने टेस्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगी, प्रेसलर अमेंडमेंट और ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती थी। इसको हम आगे देखेंगे। तो ये इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी। इसके बाद इनकी फॉरेन पॉलिसी आती है। तो फरवरी 1997 में इन्होंने चाइना का दौरा किया, जहां पर जाकर इन्होंने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए चाही। इसके बाद 1997 में इन्होंने एक ट्राइलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो कस्टम ड्यूटी होती है, इसके अलावा जो टैरिफ्स होते हैं वो कम से कम लगाए जाते हैं या बाज़ों का तो नहीं भी लगाए जाते, जिसकी वजह से ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग मिलता है। जो कीमत होती है चीज़ की वो कम होती है और वो ज़्यादा बिकती है। तो इन्होंने ये ट्राइलैटरल एग्रीमेंट मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ साइन किया। इसके बाद जनवरी 1998 में इन्होंने एक बायलैटरल इकोनॉमिक एग्रीमेंट साउथ कोरिया के साथ साइन किया। फिर इन्होंने इटली के साथ, बेल्जियम के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ इसी तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। इसके बाद 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो इसकी वजह से जो इंटरनेशनल रिस्पांस था वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर था, ख़ासतौर पर अमेरिका की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से। और पाकिस्तान के साथ जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स थे वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए गए। तो फ़ॉरेन पॉलिसी के मास पर ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान था नवाज शरीफ को। इसके बाद 1998 में इंडिया और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया पीस के हिसाब से, सुकून के हिसाब से, कि एक दूसरे की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसको अटैक नहीं किया जाएगा और आर्म्स रेस नहीं लगाई जाएगी, और पाकिस्तान और इंडिया साउथ एशिया में अमन कायम करेंगे। इसके बाद 19 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान का दौरा किया, जब पाकिस्तान और इंडिया ने अपने न्यूक्लियर जो तजुर्बात थे, टेस्ट थे, उसको किया। तो उसके बाद वाजपेयी पाकिस्तान में आए और 21 फरवरी को लाहौर डिक्लेरेशन साइन किए गए। लाहौर डिक्लेरेशन में ये बात तय की गई, साइन की गई कि साउथ एशिया में सुकून कायम किया जाएगा, अमन कायम किया जाएगा, पीस कायम किया जाएगा, और पाकिस्तान और इंडिया के पास जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर हथियार हैं, इनको गलत मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि साउथ एशिया में पीस के लिए, सुकून के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये थी फॉरेन पॉलिसी। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आता है। तो नवाज शरीफ ने 13वीं और 14वीं अमेंडमेंट पास करवाई। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 13वीं अमेंडमेंट क्या थी कि इसके ज़रिए प्रेसिडेंट की जो पावर थी, जिसके तहत वो अपनी मर्ज़ी से नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता था, वो ख़त्म कर दी गई। और इस अमेंडमेंट को पास करवाते हुए पाकिस्तान पीपल पार्टी ने नवाज शरीफ का साथ दिया। ठीक है, तो बेसिकली 1990 में पहली दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया। इसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया। इसके बाद फिर बेनज़ीर की हुकूमत को ख़त्म किया गया। तो उसके बाद दोबारा फिर जब नवाज शरीफ पावर में आए तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि प्रेसिडेंट की जो पावर थी उसे कम करने की कोशिश की, उसे ख़त्म करने की कोशिश की, ख़ास तौर पर जिसके ज़रिए वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व करता है। लिहाजा अपोजिशन पार्टी PPP ने भी साथ दिया और इस तरह ये ख़त्म हुई और पाकिस्तान सेमी प्रेसिडेंशियल टू पार्लियामेंट्री, फुल पार्लियामेंट्री सिस्टम में आ गया। सेमी प्रेसिडेंशियल इस तरह से था कि चूँकि प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है अपनी मर्ज़ी से। तो जब ये फुली पार्लियामेंट में आया तो फिर प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से डिसॉल्व नहीं करता, बल्कि प्राइम मिनिस्टर उसे एडवाइस करता है, जिसके तहत वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करता है अगर वो करना चाहे तो इस तरह ये 13वीं अमेंडमेंट पास करवाई गई। इसके तहत नवाज शरीफ की जो अपनी पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि उसे प्रेसिडेंट की तरफ से कोई ख़तरा नहीं था कि वो उसकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व करे, और आर्मी के साथ उसके तल्लुकात काफ़ी बेहतर थे। इसके बाद 14वीं अमेंडमेंट की बात करते हैं तो इसमें पार्टी चेयरमैन को ये पावर दी गई कि वो अपने ही जो लेजिस्लेचर्स हैं, उसके अपने पार्टी मेम्बर्स हैं, उसको किसी अब चाहे वो MNA हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो अवामी नुमाइंदा हो या ना हो, अगर पार्टी चेयरमैन ये समझता है कि वो उसे रिमूव करे तो वो उसे आसानी से रिमूव कर सकता है। अब इसका असल मकसद हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना था। इसके अलावा दूसरे लफ्ज़ों में उर्दू में जिसे बोलते हैं कि लोटा पन जो होता है उसको ख़त्म करना था, कि जब बाज़ों का जब पार्टी डिक्लाइन में होती है तो उसके अपने ही मेंबर उसे छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए 14th अमेंडमेंट पास करवाई गई कि पार्टी चेयरमैन अगर ये समझता है कि उसके लेजिस्लेचर उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं या उसके मुताबिक पार्टी रूल्स के मुताबिक काम नहीं कर रहे या डिसिप्लिन काम नहीं रख रहे, तो वो उसको बड़ी आसानी से रिमूव कर सकता है। तो ये थी 14th अमेंडमेंट। अब बेसिकली 13वीं और 14वीं तरमीम ने क्या किया कि नवाज शरीफ की बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, और नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख़ में मजबूत तरीन प्राइम मिनिस्टर बन गया।
अब क्योंकि नवाज शरीफ को किसी तरह से कोई ख़तरा नहीं था कि 13वीं अमेंडमेंट के ज़रिए उसे प्रेसिडेंट की तरफ से कोई ख़तरा नहीं था, अब वो सुकून से गवर्नमेंट को अपनी चला सकता है। 14वीं तरमीम के ज़रिए उसे अपने ही मतलब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ से ख़तरा नहीं था कि उसके अपने ही लेजिस्लेचर उसके खिलाफ वोट दें, अगर उसे कोई शक पड़ता है तो वो उसे बड़ी आसानी से रिमूव कर सकता है। तो एक तरह से वो सिविल डिक्टेटर बन गया कि वो अब अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा सोने पे सुहागा उसे पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी भी हासिल थी, तो वो कोई भी लेजिस्लेशन भी पास करवा सकता है। इसके अलावा आर्मी के साथ काफ़ी बेहतर उसके ताल्लुकात थे 1999 में कारगिल कन्फ्लिक्ट से पहले, तो काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग था पाकिस्तान में। तो ये थे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसके बाद आता है रिलेशन विद मिलिट्री। तो नवाज शरीफ ने 1981 से लेकर 1999 तक काफ़ी बेहतर आर्मी के साथ ताल्लुकात रखे एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो पॉलिटिशियंस थे। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि 1981 में जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बना, फिर 85 में चीफ मिनिस्टर बना, तो इसे आर्मी ने बनाया। ज़िया के ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, तो इस वजह से आर्मी के भी ये ज़्यादा क्लोज था। तो इस तरह आर्मी के साथ काफ़ी ज़्यादा इसके अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन मसाइल पैदा हुए 1998 में, और ख़ास तौर पर जब 1999 में कारगिल वार हुई। अक्टूबर 1998 में क्या हुआ कि इन्होंने जहांगीर करामत को फोर्सफुली रिमूव कर दिया, उसे रिज़ाइन करने का कहा। ठीक है, उसका टेन्योर 3 माह बाद पूरा होना था, लेकिन 3 महीने पहले उसने रिज़ाइन किया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि जहांगीर करामत ने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने का कहा। ठीक है, बाद में ये बन भी गई थी, लेकिन नवाज शरीफ ने यह सोचा कि चूँकि इनिशिएटिव जहांगीर करामत ले रहा है, ठीक है, उसने इस पर बात करने का कहा है, तो इसका मतलब ये है कि आर्मी दोबारा फिर से सिविलियन अफेयर्स में इंटरवेन करना चाहती है, वहाँ पर सिविलियन अफेयर्स में आना चाहती है। लिहाजा उसने जहांगीर करामत को फोर्स किया कि वो रिज़ाइन करे। इस तरह उसने रिज़ाइन किया, लेकिन बाद में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बन भी गई थी। इसके बाद इसको रिमूव करने के बाद इसने परवेज़ मुशर्रफ को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। ठीक है, तो ये लिस्ट में तीसरे नंबर पर था। ठीक है, तो इसने पहले 2 सीनियर ऑफिसर को छोड़ के परवेज़ मुशर्रफ को चुना और उसने उस पर ट्रस्ट किया। इसके अलावा चूँकि ये परवेज़ मुशर्रफ डेमोक्रेसी को ज़्यादा लाइक करता था, इसकी एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा बेहतर था, तो इस हिसाब से नवाज शरीफ ने यह सोचा कि ये आइंदा पॉलिटिक्स में इंटरवेन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसने इसको एज आ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना। इसके बाद क्या हुआ कि कारगिल वार हुई। ठीक है, कि जिसमें पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कम सपोर्ट हुई। अब कारगिल वार क्या थी, इस पर आप अलग से रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ कि कश्मीर में जहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान और इंडियन हेल्ड कश्मीर में, तो वहाँ पर कारगिल बेसिकली एक रीजन है। यहाँ पर पाकिस्तान ने बेसिकली इंटरवेन किया, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो वहाँ पर गई। ठीक है, बाद में जो इंडियन आर्मी थी उसने पाकिस्तानी आर्मी को दोबारा फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ भेजा। तो वहाँ पर ये एक मास चलता रहा, काफ़ी ज़्यादा ये ब्लडी जंग भी थी, नुकसान हुआ पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी। पाकिस्तान की तरफ से कुछ ज़्यादा था, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को कंडम किया गया, हर लिहाज से पाकिस्तान को ही कंडम किया गया था। ठीक है, तो कैजुअलिटीज़ दोनों साइड्स पे तकरीबन आप कह लें कि एक जैसी हुई थी, नुकसान भी हुआ। तो इस कारगिल वार में परवेज़ मुशर्रफ चूँकि लीड कर रहे थे आर्मी को, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया नवाज़ शरीफ पर कि नवाज़ शरीफ की वजह से पाकिस्तान को कारगिल के मार्च पर शिकस्त हुई है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी बड़ी बात थी और टर्निंग पॉइंट था नवाज़ शरीफ की पॉलिटिक्स का। तो जब ये एक परसेप्शन आम हुई आम लोगों में कि नवाज शरीफ की वजह से पाकिस्तान को कारगिल वार में शिकस्त हुई है, ठीक है, तो इस वजह से पब्लिक ओपिनियन नवाज शरीफ के बिल्कुल ख़िलाफ़ चला गया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो पब्लिक थी वो इसके ख़िलाफ़ अब होने लगी। इसके अलावा इन्होंने फोर्सफुली इसको रिज़ाइन करवाया था, इस वजह से इसका इमेज ख़राब हुआ, अनपॉपुलर होना शुरू हुआ। इसके अलावा इसकी पॉलिसीज़ पंजाब और लाहौर सेंटर थी, इस वजह से भी ये अनपॉपुलर होना शुरू हुआ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इसकी अनपॉपुलरिटी का बायस बनी थी। इसके अलावा अगस्त 1999 में इंडिया ने पाकिस्तान का एक जो तैयारा था उसको मार गिराया। ठीक है, जिसमें तकरीबन 16 जो बंदे थे, 16 जो उसमें बैठे हुए थे वो मारे गए। इस वजह से पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली। तो ये भी नवाज शरीफ की अनपॉपुलरिटी का बायस बनी। और जो ख़ास तौर पर जो एयर फोर्स थी पाकिस्तान की, वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुई, क्योंकि उनका ये मानना था कि नवाज शरीफ ने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का केस सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया। तो आर्मी के साथ ताल्लुकात में यही आता है कि 1998 से पहले बेहतर थे। 1998 में जहांगीर करामत को फोर्स किया और परवेज़ मुशर्रफ को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। ठीक है, इसके बाद कारगिल वार, जिसमें नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पब्लिक ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ। फिर जब इंडिया ने पाकिस्तान का ये जेट फाइटर गिराया, जिसमें 16 जो बंदे उसमें बैठे हुए थे वो मारे गए, तो उस वजह से भी इसका पब्लिक इमेज काफ़ी ख़राब हुआ जब एयरफोर्स इसके ख़िलाफ़ हुई। तो ये कुछ चीज़ें इसमें आती हैं आर्मी के साथ रिलेशन में। इसके बाद इनकी एटॉमिक पॉलिसी और पाकिस्तान एज आ न्यूक्लियर पावर।
तो 1997 में जब ये पावर में आए थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो न्यूक्लियर एनर्जी को सिविलियन के लिए इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, इकनॉमी को बेहतर करेंगे, तो अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दिसंबर 1997 में इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान विल साइन कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कि अगर इंडिया भी साइन करेगा, ठीक है, तो इस ट्रीटी के तहत न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ जो होती हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, ख़ासतौर पर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, कंट्री न्यूक्लियर पावर की तरफ नहीं जाता। तो चूँकि पाकिस्तान और इंडिया में एक आप कह लें कि वार चल रही थी, फिर बाद में इंडिया ने टेस्ट भी किया न्यूक्लियर, फिर बाद में पाकिस्तान ने किया, तो अगर इंडिया और पाकिस्तान इसको साइन करते तो ना इंडिया टेस्ट करता, ना पाकिस्तान टेस्ट करता, और ना ये दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर पावर बनते। तो पाकिस्तान ने शुरू में ये ऑफ़र दी कि अगर इंडिया इसको साइन करेगा तो पाकिस्तान भी साइन करेगा। इसके बाद क्या हुआ कि 11 मई 1998 को इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, ठीक है, तकरीबन 5 उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसको नाम दिया गया पोखरण 2। इसके जवाब में अब क्या हुआ कि पाकिस्तान में 14 मई को पाकिस्तान पीपल पार्टी और MQM ने नवाज शरीफ को ये कहा कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करें, ठीक है, तो हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने मुजाहरे किए कि अब पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। इसके बाद क्या हुआ कि 18 मई को पाकिस्तान नवाज शरीफ ने ऑर्डर दिया पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए प्रिपरेशन करे। इसके बाद 21 मई को बलूचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट करने को ऑथराइज़ किया नवाज शरीफ ने। इसके बाद 28 मई को पाकिस्तान ने चागी के मुकाम पर बलूचिस्तान में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए और 30 मई को 1 टेस्ट किया, ठीक है। तो इंडिया ने 5 टेस्ट किए थे, तो पाकिस्तान ने 28 मई को 5 टेस्ट किए और एक एडिशनल 30 मई को 1 टेस्ट किया। तो 5 के जवाब में पाकिस्तान ने 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए और इस तरह इनको नाम दिया गया चागी 1 और चागी 2। तो इस तरह पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में पहली न्यूक्लियर पावर बन के उभरा। पाकिस्तान का हमेशा से यही क्लेम रहा है कि अगर इंडिया अपने न्यूक्लियर टेस्ट ना करता तो शायद पाकिस्तान भी कमी ना करता। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर इसलिए बना क्योंकि इंडिया ने पहले इसका इनिशिएटिव लिया। इसके अलावा इन टेस्ट की वजह से जो नवाज शरीफ की प्रेस्टिग्यू थी, उसकी जो शोहरत थी वो काफ़ी बड़ी, ख़ास तौर पर डोमेस्टिक लेवल पर, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसे कंडम किया गया। ना सिर्फ शरीफ को बल्कि पाकिस्तान को कंडम किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान पहला मुस्लिम कंट्री बना जिसके पास एटम बम था। ज़ाहिर बात है कि इसकी वजह से काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थे उनको ये बात नहीं बर्दाश्त हुई। ज़ाहिर बात आप इसको बेहतर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी कंट्री के पास एटम बम हो तो कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिएक्शन काफ़ी सीवियर था। बार बार पीछे भी बात हो चुकी है कि ट्रेड एम्बार्गो लगाया गया, रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई गई। इंडिया ने जब साइन किया तो उस पर ज़्यादा इतना रिएक्शन नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो फिर बहुत ज़्यादा इसका सीवियर रिएक्शन था। आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अलग से सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। तो इस तरह पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री के तौर पर दुनिया में उभरा। इसके बाद आता है कि कैसे इनका दूसरा टेन्योर ख़त्म हुआ, कैसे मार्शल लॉ लगा, इनका ट्रायल हुआ और इनका एग्जाइल हुआ। तो कारगिल वार पीछे बात मैं कर चुका हूँ कि पब्लिक ओपिनियन इसके ख़िलाफ़ हुआ, क्योंकि बिल क्लिंटन जो कि अमेरिका में प्रेसिडेंट था उसने नवाज शरीफ को कॉल की थी कि कारगिल वार से अपनी फ़ौजें बाहर बुलवा ले। तो नवाज शरीफ ने यह कहा कि वो जानता ही नहीं है कि कारगिल वार में पाकिस्तानी आर्मी है या क्या कर रही है। परवेज़ मुशर्रफ का ये कहना था कि नवाज शरीफ सारी बातों से गया। तो इस तरह मिलिट्री और सिविलियन में कुछ चपकलिश हुई और बाद में परवेज़ मुशर्रफ ने जब ये कहा कि इसकी ज़िम्मेदारी, या आर्मी ने जब ये कहा कि इसकी ज़िम्मेदारी सारी नवाज शरीफ पर है, तो पब्लिक ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ चला गया, क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक आर्मी पर ज़्यादा ट्रस्ट करती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। इसके अलावा अक्टूबर 12, 1999 को शरीफ ने क्या किया कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को एज आ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। अब इसमें क्या था कि परवेज़ मुशर्रफ जो पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो श्रीलंका में था, दौरा कर रहा था, ठीक है, तो वो अभी श्रीलंका में था और वापस आ रहा था, अपने प्लेन में था। तो नवाज शरीफ ने अक्टूबर 12, 1999 को पाकिस्तान में जो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट था उसको आर्मी चीफ़ बना दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक ख़राब डिसीजन था, इसका एक मिस कैलकुलेशन थी। अब इसको आर्मी चीफ़ बनाया। परवेज़ मुशर्रफ वापस आ रहा है, अपने तैयारे में है। तो नवाज शरीफ ने ऑर्डर दिया कि परवेज़ मुशर्रफ के तैयारे को पाकिस्तान में लैंड नहीं होने देना, ठीक है। अब उसने चूँकि सिंध में लैंड होना था, लिहाजा इसने ऑर्डर दिया कि इसको लैंड ना होने दिया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान के जो एयरफोर्स थी उसको ये भी कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ का जो तैयारा है उसे इंडिया में, दिल्ली में लैंड करवा दिया जाए। तो ये सारी कोशिशें नाकाम हुई, क्योंकि मुशर्रफ के कहने पर जो पाकिस्तान की आर्मी थी उसने एयरपोर्ट के जो टावर्स थे, कम्युनिकेशन टावर्स थे, उस पर कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। तो इस तरह जो परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा था वो नवाब शाह एयरपोर्ट, जिसको बाद में शहीद बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट भी कहा जाता है, वहाँ पर उसने लैंड किया और इस तरह उसने अपने आर्मी जनरल्स इकट्ठे किए, उनके साथ प्लान किया और नवाज शरीफ को अरेस्ट कर दिया, उससे उसकी जो गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया।
पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने के बाद नवाज शरीफ को उसने मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल किया। इस पर इल्ज़ामात किडनैपिंग के थे, अटेम्प्टेड मर्डर थे, हाईजैकिंग के एंड टेररिज्म थे और करप्शन के थे। तो इन सारे इल्ज़ामात की सूरत में मिलिट्री कोर्ट ने नवाज शरीफ को गिव लाइफ सेंटेंस, उम्र कैद की सज़ा दी। और इसके अलावा जो नवाज शरीफ के वकील थे इकबाल राद, इसको कत्ल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये एक काफ़ी ख़राब सिचुएशन थी उस वक्त पाकिस्तान में। यह भी कहा जाता है कि इनको डेथ सेंटेंस भी दी जा रही थी। ठीक है, लेकिन बिल क्लिंटन ने, इसके अलावा किंग फाद ने इसमें इंटरवेन किया जो सऊदी अरब के थे, और इनके डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट किया। इसके बाद क्या हुआ कि वो आगे बात होती है कि इन पर टैक्स अभी एक ट्रायल किया गया कि इन्होंने अपने टैक्स अदा नहीं किए, जिसके तहत इनको $4 लाख का जुर्माना हुआ और 14 साल की सज़ा हुई। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर फ्रॉम क्लिंटन एंड किंग फाद, पहले मैं बात कर चुका हूँ कि इसने डेथ सेंटेंस को सर्वाइव किया। अगर ये प्रेशर ना डालते तो शायद नवाज शरीफ अभी हमारे यहाँ ना होता। इसके बाद क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया की मदद से एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत नवाज शरीफ सऊदी अरेबिया चले गए 10 साल के लिए। ठीक है, इस एग्रीमेंट के तहत कि वो 10 साल एक्साइल में रह गए और 21 साल तक वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके अलावा जब नवाज शरीफ एग्जाल में गए तो उन्होंने तकरीबन $8.3 मिलियन की अपनी प्रॉपर्टी वो ज़ाया की, चूँकि उस पर गवर्नमेंट ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। इसके अलावा इन पर $5 लाख का फ़ाइन भी किया गया। तो ये था कप ट्रायल एंड एग्जाइल कि किस तरह मार्शल लॉ लगा। बेसिकली नवाज शरीफ ने कुछ मिस कैलकुलेशन की थी। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मुशर्रफ श्रीलंका से वापस आ रहे थे, इसने पीछे से जो ज़ियाउद्दीन भट्ट था उसको आर्मी चीफ बना दिया, जिसकी वजह से काफ़ी ख़राब सिचुएशन होगी। बेसिकली कारगिल वार ही वो बुनियादी मसला था सिविलियन के दरमियान और मिलिट्री के दरमियान। कारगिल वार के जिसमें मिलिट्री नवाज शरीफ को इल्ज़ाम देती थी कि इसकी वजह से शिकस्त हुई, जबकि सिविलियंस मिलिट्री को इल्ज़ाम देते कि इनकी वजह से कारगिल वार में शिकस्त हुई। तो इंडिपेंडेंट्स ये कहते हैं कि ज़्यादा कसूर आर्मी का था। ठीक है, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ को उसकी आर्मी पोस्ट से हटाया और नया आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को उसने लगा दिया। ठीक है, लेकिन बाद में मिलिट्री ने इस चीज़ को ओबे करने से इनकार किया और परवेज़ मुशर्रफ जब पाकिस्तान में आए, उसने लैंड किया, तो उसने आते नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया और आर्मी जनरल्स को ये ऑर्डर दिया कि वो की पोजीशंस कंट्रीज़ में जो हैं उसको जाके पकड़ लें। तो इस तरह पाकिस्तान में एक मार्शल लॉ लगा, एमरजेंसी उसने बाद में डिक्लेयर की। नवाज शरीफ का ट्रायल हुआ, डेथ सेंटेंस हुई और बाद में सऊदी इंटरवेंशन की वजह से इसे एग्जाइल किया गया सऊदी अरेबिया में और 21 साल तक ये पाबंदी लगाएगी कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। लेकिन बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक वर्डिक्ट दिया कि नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता है। इसके बाद 2008 में इलेक्शन हुए और PMLN ने PPP के साथ मिलकर एक कोalition गवर्नमेंट बनाई। इसके बाद 2013 में नवाज शरीफ दोबारा तीसरी दफ़ा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना और फिर बाद में उसे डिस्क्वालीफाई किया गया। तो अगर आप इसके तीसरे टर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो ये था इसका दूसरा टेन्योर। उम्मीद है आपको इसके बारे में किसी हद तक पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।